हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली डोज क्वेश्चन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एक मिक्स्ड कंसेप्ट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है। पहले आप इसे पॉज करके खुद सॉल्व करने का ट्राई करिए। क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है 4 टॉपिक्स इसमें कंबाइंड है। 4 टॉपिक्स कैसे? इसमें ग्रुप थ्योरी भी इन्वॉल्व है, मेन ग्रुप वाला पार्ट भी जो कि आप देख सकते हो B2H6 के रिगार्डिंग, साथ में स्पेक्ट्रल डेटा भी इसमें पूछा हुआ है इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन का, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो मिला करके ग्रुप थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप और स्पेक्ट्रल डेटा से मिला करके 4 टॉपिक से ये कंबाइंड क्वेश्चन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसे कि आपको इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा होगा। और जैसे ये जो सीरीज है इसमें आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी मिलेगा एंड में, जिसका सॉल्यूशन आपको विज्ञान वृक्ष के ऐप पर विद इन 24 to 48 आवर्स आपको उसका सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोडेड मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सिर्फ आपको विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग ऑफ CO2 D इंफिनिटी H, इसका पॉइंट ग्रुप मेंशन्ड है और बताया है कि ये रमन एक्टिव होगी लेकिन IR इनएक्टिव होगी, while the asymmetric stretch is IR एक्टिव। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में पहले अगर हम इसके पॉइंट ग्रुप की बात करें, हमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है, तो अगर देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है CO2 लीनियर मॉलिक्यूल होता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। इसका पॉइंट ग्रुप जैसे कि लीनियर मॉलिक्यूल में D इंफिनिटी H और लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं अगर सिमेट्रिक, लीनियर मॉलिक्यूल है सिमेट्रिक है, तो इसमें पर्टिकुलरली जो C इंफिनिटी किधर से लाई करेगा, ये CO2 मॉलिक्यूल में अगर आप यहां से विजुअलाइज करते हो, ये इस एंगल से आप विजुअलाइज करते हो, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इस साइड से इसके बिल्कुल पैरेलली अगर ऐसी एक्सेस पास करी जाए जो कि इंफिनिटी टाइम्स, आप कैसे भी रोटेट करोगे आपको इंफिनिटी पॉइंट ग्रुप ऐसे मॉलिक्यूल्स में देखने के लिए मिलता है। और साथ में अगर ये प्रिंसिपल एक्सेस है, तो प्रिंसिपल एक्सेस में अगर ऐसी आपने परपेंडिकुलर प्लेन डाला उसी के हॉरिजॉन्टल से, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी जब आप पास करोगे तो सिमेट्रिक होने की वजह से इसमें सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी प्रेजेंट होगा। और CO2 जैसे कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो C2 तो इसमें आपको मिलेंगी ही, इंफिनिटी C2 मिलेंगी। आपके पास इतनी सारे रोटेशंस पॉसिबल होंगे, C2 आपको हर एक एंगल से पॉसिबिलिटी भी मिलेगी और साथ में ऐसे पास करने पे सिग्मा वर्टिकल भी शो होगा। तो इन सारे पॉइंट ग्रुप्स को मिला करके, इन सारे पॉइंट ग्रुप्स को मिला करके जब C इंफिनिटी और इंफिनिटी C2 और साथ में सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी मिल जाता है, ऐसे केसेस में D इंफिनिटी H पॉइंट ग्रुप ही देखने को मिलता है। ये D इंफिनिटी H पॉइंट ग्रुप ही देखने को मिलता है। ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड ये आपको एक ही उसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब इसके अलावा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करी गई, तो जो भी मॉलिक्यूल, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एक प्रिंसिपल होता है दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ऐसे मॉलिक्यूल्स या तो अगर वो IR एक्टिव है तो फिर वो रमन इनएक्टिव होंगे और इसका वाइस वर्सा ट्रू होगा। जैसे कि इफ अ मॉलिक्यूल इज हैविंग, या फिर सेंट्रोसिमेट्रिक अगर हमने लिख ही दिया है, इफ अ मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव then it will be IR, it will be Raman inactive और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब क्या कि अगर मॉलिक्यूल रमन एक्टिव हो गया तो फिर वो IR इनएक्टिव होगा, या फिर अगर मॉलिक्यूल IR एक्टिव है तो वो रमन इनएक्टिव होगा। कोई भी एक, या तो IR या फिर रमन, कोई ना कोई एक ही पोर्शन जो होगा वही एक्टिव होगा और दूसरा इनएक्टिव होगा। और ये सिर्फ सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, मतलब कि जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो,
और CO2 में आप क्लियरली देख सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सेंटर से आप इस साइड मूव करोगे और दूसरे साइड मूव करोगे, एग्जैक्टली सेम एनवायरमेंट मिलता है। तो CO2 जो है, CO2 मॉलिक्यूल सेंट्रोसिमेट्रिक है, ये वाला सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है बिकॉज इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर इसमें हम IR स्पेक्ट्रल डेटा देखें, अगर इसमें IR स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग आप देखो, CO2 अगर IR एक्टिव होना होता है किसी भी मॉलिक्यूल को तो उसमें डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। और जो CO2 है, चाहे इसमें आप सिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवाते हो, ये वाला IR इनएक्टिव होता है, ये वाला IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है म्यू की वैल्यू इसमें 0 होती है। और इसमें कोई भी IR एक्टिव स्पीशीज के लिए होना क्या चाहिए, मॉलिक्यूल में एटलीस्ट जो भी डाइपोल मूवमेंट है उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। तो सिमेट्रिक स्ट्रेच दिया हुआ है, ये सिमेट्रिक स्ट्रेच दिया हुआ है, अगर इसी में सिमेट्रिक स्ट्रेच करवाते हो तो इस डायरेक्शन में इक्वली और दूसरे डायरेक्शन में भी इक्वली। अगर यहां पर एसिमेट्रिक स्ट्रेच दिया होता, इन केस ऑफ asymmetric stretch, asymmetric stretching, asymmetric stretching में क्या होता है, जो CO2 मॉलिक्यूल है, ये जैसे कि CO2 मॉलिक्यूल है, तो इस CO2 मॉलिक्यूल में एक साइड तो ज्यादा फोर्स लगाया गया होता और दूसरे साइड थोड़ा कम, तो रिजल्टेंट हमें मिलता, रिजल्टेंट कुछ ये मॉलिक्यूल एक साइड से ज्यादा और दूसरे साइड से थोड़ा कम, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होता वो 0 नहीं होता, समवॉट इस डायरेक्शन में होता। तो म्यू कहने का मतलब है कि 0 नहीं होता और इस केस में मॉलिक्यूल IR एक्टिव होता, और IR एक्टिव होता तो फिर अब यहाँ पे ये रमन इनएक्टिव हो जाता। लेकिन हमें जो कंडीशन दी हुई थी वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की थी, हमें कंडीशन जो मिली है वो सिमेट्रिक स्ट्रेच की है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की कंडीशन यहाँ पे मेंशन है। और इस केस के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे, ये देखिए सिमेट्रिक स्ट्रेच डी इंफिनिटी एट सिमेट्रिक में हमने देखा था कि IR इनएक्टिव है मॉलिक्यूल, तो वो रमन एक्टिव होगा, इज रमन एक्टिव बट IR इनएक्टिव, व्हाइल द एसिमेट्रिक स्ट्रेच इज IR एक्टिव। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, IR एक्टिव हो जाएगा क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में IR का जो सिलेक्शन रूल होता है, इसमें एक्टिव होने के लिए डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट शुड बी प्रेजेंट, डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट शुड बी प्रेजेंट, डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा। जब हमने एसिमेट्रिक स्ट्रेच करवाया तो मॉलिक्यूल एक्टिव हुआ। और यहाँ पे ये जो हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे IR इनएक्टिव हो चुका है दैट मींस ये रमन एक्टिव होगा। और ये यहाँ इसलिए ट्रू हुआ बिकॉज इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट थी, इसी वजह से यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। तो फिर ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे B2H6 के रिगार्डिंग बोला है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सभी को पता है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसे बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। लेकिन मेन कहानी आती है इसके आगे, ब्रिजिंग स्ट्रेचेस अकर्स एट हायर फ्रीक्वेंसी देन द टर्मिनल वंस। है यहाँ पे आसान, लेकिन बस समझिए कैसे आपको इसको अप्रोच करना है। अप्रोच कैसे करना है ये देखते हैं। ये जैसे कि जो B2H6 मॉलिक्यूल है, B2H6 डाइबोरेन इसे कहा जाता है, इसका नाम क्या है, डाइबोरेन, डाइबोरेन इसे कहा जाता है। और कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, ये बीच में दो तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स होते हैं और 4 इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं। ये 4 जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं ये तो इन दोनों एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। लेकिन ये जो बीच में BHB बॉन्ड बनता है, ये BHB बॉन्ड इसको बनाना बॉन्ड कहा जाता है, ये रहा बनाना बॉन्ड। ऐसे इसमें 2 बनाना बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो बनाना बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होंगे। तो इनमें से जो BH का, ये जो ब्रिजिंग वाले BH हैं
ये वाले जो ब्रिजिंग BH बॉन्ड है, इस पूरे बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ये जो BH होगा, जो ब्रिजिंग वाला एक BH अगर आप काउंट करो तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इस BH का, पर्टिकुलरली इस BH का कंप्लीटली 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा, क्योंकि इस पूरे का अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो पूरे का ही बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 1 निकल के आएगा, तो मतलब 0.5 और 0.5 मिलेगा दोनों जगह, तो बॉन्ड ऑर्डर कहने का मतलब लेस देन 1 रहेगा। और जो टर्मिनल जो BH बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, बिकॉज ये टर्मिनल वाले जो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है। अब आ जाइए हुक्स लॉ पर, अब आ जाइए हुक्स लॉ से आगे की कहानी सॉल्व होगी। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ये बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन में म्यू, जहां पे आपको पता होगा अभी तक तो कि के फोर्स कांस्टेंट होता है और म्यू रिड्यूस्ड मास होता है। अब यहां से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट कांस्टेंट के, सॉरी फोर्स कांस्टेंट के, और फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये होता है इनमें डायरेक्ट रिलेशन, ये होता है इनमें डायरेक्ट रिलेशन। तो अब यहां से देखिए, अब ये जो हमने बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पे डेटा एनालाइज किया है, इसके अकॉर्डिंग जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो फिर जो भी यहाँ पे हमने डेटा से निकाला है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जो टर्मिनल वाले BH बॉन्ड है, टर्मिनल BH बॉन्ड्स का ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू ब्रिजिंग BH बॉन्ड्स, एज कंपेयर्ड टू ब्रिजिंग BH बॉन्ड्स। तो इस हिसाब से जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा निकल के आएगी। तो फिर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी ये भी टर्मिनल वालों की ज्यादा होगी, टर्मिनल BH की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रिजिंग BH। ये रहेगी इसकी एग्जैक्ट डेटा। और ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन में गिवन है कि जो ब्रिजिंग BHB बॉन्ड है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिजिंग स्ट्रेचिंग अकर्स एट हायर फ्रीक्वेंसी, बोला है कि जो ब्रिजिंग वाले हैं वो हायर फ्रीक्वेंसी में होंगे देन द टर्मिनल वंस। लेकिन हमने अभी ही देखा जो टर्मिनल वाले हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है और जो ब्रिजिंग वाले हैं उसका 1 से कम आएगा। तो फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट उल्टी हो जाएगी इसके आगे वाली, बिकॉज जो ब्रिजिंग है उनकी स्ट्रेचिंग लोअर फ्रीक्वेंसी पे होगी एज टू द टर्मिनल वंस। तो सेकंड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला है XeF4 के रिगार्डिंग, इसका पॉइंट ग्रुप पहले तो निकालना है। XeF4 का स्ट्रक्चर देखिए, XeF4 का स्ट्रक्चर, इसमें हम स्टीरिक नंबर जब पहले निकाले तो टोटल तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे फ्लोरीन से। अब जिनॉन होता है नोबल गैस, तो इसमें टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन जो बाकी रह गए हैं वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा मिला करके 6 स्टीरिक नंबर हो जाएगा। मतलब इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमें फॉर्म करनी है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमें फॉर्म करनी है। ये रही इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें हम फ्लोरीन को तो रख देते हैं एक सिमेट्रिक स्क्वायर प्लेन में और लोन पेयर में रिपल्शन कम हो तो इनको अपोजिट कॉर्नर्स पे रख दिया जाता है। और इसमें शेप में हम सिर्फ स्ट्रक्चर के एटम्स को काउंट करते हैं, तो फिर इसका जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर निकल के आ जाता है, स्क्वायर प्लेनर इसका शेप निकल के आ जाता है। बोला है अब इसका पॉइंट ग्रुप निकालने को। पॉइंट ग्रुप देखिए, अब ये जो मॉलिक्यूल है एक स्क्वायर प्लेन है, एक स्क्वायर प्लेन है और तो स्क्वायर प्लेन मान लीजिए एक स्क्वायर प्लेन है, इधर पे सारे फ्लोरीन एटम्स है और अबव और बिलो लोन पेयर जो कि इक्वली यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो फिर उस प्लेन में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप ऊपर से स्क्वायर में एक 90 डिग्री की एक्सिस पास करो, अगर हम ऊपर से प्लेन में अगर एक 90 डिग्री की एक्सिस पास करते हैं तो ये इक्वली रोटेट होते रहेंगे, ये इक्वली रोटेट होते रहेंगे और 90 डिग्री इसमें एटम में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और 90 डिग्री का मतलब होता है C4 एक्सिस,
सिमिलरली आप इसी में ही अगर आप C2 भी पास कर दोगे, C2 में ये ऑपोजिट कॉर्नर्स एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ऐसे ही आपको 4 C2 भी मिलेंगी, 4 C2 भी मिलेंगी। इसमें 4 C2 कहां से मिल रही होंगी, जरा इसको विजुअलाइज करिए। इसको जब आप विजुअलाइज करेंगे तो जो 4 C2 है, एक तो सेंटर से ही मिल जाएगी, दूसरा यही C2, एक C2 आपको इस साइड से मिल जाएगी, एक इसके दूसरे साइड से, और एक हमने इस साइड से देखी, और कहां से मिल रही है, और आपको इस कॉर्नर से भी मिलेगी, साथ में इस कॉर्नर से भी मिल जाएगी, हर एक कॉर्नर से आपको C2 इसमें प्रेजेंट मिल जाएगी। तो फिर इस तरीके से मिल जाएंगे आपको 4 C2 भी। और जब हमने मेन प्रिंसिपल एक्सिस ये पर प्लेन के परपेंडिकुलर थी, तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी प्रेजेंट होगा, पूरा का पूरा प्लेन बाइसेक्ट हो जाएगा, तो सिग्मा हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा, वर्टिकल भी मिलेगा, और 4 C2 मिल गई है C4 के साथ। तो फिर इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप D4, और H क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो D4H इसका पॉइंट ग्रुप एकदम करेक्ट दिया हुआ है। आगे द 4 XEF बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल सारे के सारे XEF बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल जो अरेंजमेंट होता है बिल्कुल सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है। आर इक्विवेलेंट, इट्स रमन स्पेक्ट्रम शोज स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिक स्ट्रेच, बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिक स्ट्रेच क्यों आएगा, क्योंकि जब सिमेट्री से आप यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो फिर सभी में आपके पास एक इक्विवेलेंट स्पेक्ट्रा आएगा, और जैसे कि इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अब ये जो XeF4 है पूरा का पूरा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो फिर अगर इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवाई, तो अगर इसमें हमने कोई काम करते हैं, आगे का हम डेटा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आगे का डेटा इसका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जैसे हमने बात करी XeF4, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और उस स्ट्रक्चर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और बोला है कि सिमेट्रिक स्ट्रेच अगर होता है, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग इसमें आपने कराई, तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स में करवाई जाती है, तब भी इसका जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो रिजल्टेंट 0 ही रहेगा, और ऐसे केसेस में ये मॉलिक्यूल IR तो इनएक्टिव होगा, और IR इनएक्टिव है और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो फिर ये रमन एक्टिव होगा, ये मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होगा इन केस ऑफ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रही क्वेश्चन में गिवन। तो इट्स रमन स्पेक्ट्रम शोज स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिक स्ट्रेच, रमन स्पेक्ट्रम में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में इसको स्ट्रॉन्ग पीक मिलेगी, क्योंकि ये रमन एक्टिव हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हर एक पॉइंट इसका करेक्ट ही निकल के आ चुका है। अब आइए लास्ट स्टेटमेंट में, XeF4 में पाई बैक बॉन्डिंग फ्रॉम F- to xenon स्टेबलाइजेस द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। नहीं, इसमें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं लगता, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के लिए इसमें कोई ना कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पर जब आप इसमें बैक बॉन्डिंग भी अगर करवाने का सोचो, बैक बॉन्डिंग के लिए देखो, एक मॉलिक्यूल तो एक एटम इसमें सेकंड पीरियड का होना चाहिए, फ्लोरीन भले ही इसमें सेकंड पीरियड का है, लेकिन किसी में भी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। XeF4 में नो एटम हैज, नो एटम कंटेन्स, नो एटम कंटेन वैकेंट p ऑर्बिटल, किसी में भी वैकेंट p छोड़ो, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, p ऑर्बिटल छोड़ो, कोई भी वैकेंट d वगैरह भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी में भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इसका एक्सप्लेनेशन आता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से। तो बैक बॉन्डिंग फ्रॉम F- स्टेबलाइज नहीं करती इसकी ज्योमेट्री को, तो डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। अब इस MSQ सेट में फर्स्ट वाला करेक्ट था और साथ में C ऑप्शन करेक्ट था, A एंड C आर करेक्ट, A एंड C आर करेक्ट। तो ये दो स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। इन सभी का आप देख सकते हैं ग्रुप थ्योरी का भी कंसेप्ट यूज हुआ है, IR स्ट्रेचिंग का भी, आपका IR स्पेक्ट्रा भी इसमें यूटिलाइज हुआ है, मेन ग्रुप की केमिस्ट्री भी यूज हुई है, बॉन्डिंग तो इसमें यूज हुआ ही है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपका रहने वाला है। तो ये रहा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, ये रहा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन। अब आपके लिए आता है होमवर्क क्वेश्चन। ये देखिए आपका ये रहा होमवर्क क्वेश्चन, और ये वाटर के
एमओ डायग्राम से रिलेटेड आपका इसका आंसर आने वाला है। अगर आपको वाटर का इसमें थोड़ा भी आइडिया होगा इसके एमओ डायग्राम का, तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। और इसमें साथ में आईआर स्पेक्ट्रा भी यूज किया गया है। यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रा के बैंड के बारे में भी बात करी गई है। तो ये उसी तरीके से आपको ये H2 IR इनएक्टिव बेंडिंग मोड, तो वही स्ट्रेचिंग के हिसाब से, जैसे स्ट्रेचिंग में एक सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के साथ साथ जो इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग मोड होते हैं उसको भी काउंट किया गया है। तो वो सारे ही फिनोमिना आपको अप्लाई करने हैं और डायपोल मूवमेंट के बेसिस पे आंसर आता है। रिजल्टेंट मॉलिक्यूल में अगर डायपोल मूवमेंट होगा तो फिर वो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। तो उन्हीं सारे कंसेप्ट्स को मिलाते हुए और वाटर मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम देखते हुए आपको इसको आंसर करना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लिंक आपको मिलेगा विज्ञान वृक्ष के ऐप पे विद इन 24 to 48 आवर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो जब तक आप इसे खुद ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बताइए कि इस एमएसक्यू सेट का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस एमएसक्यू सेट का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। और इसी तरीके के जो मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चन है यही आपके CSIR नेट और IIT गेट का ट्रेंड रहेगा। तो जो भी बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो हमारे रिपीटर्स स्पेशल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसी तरीके के नए कंसेप्ट कराए जाते हैं, नए मिक्स्ड क्वेश्चन के कंसेप्ट जो कि आपके एग्जामिनेशन का लेवल होता है। कोई PYQ डिस्कस नहीं होता, सारे नए कंसेप्ट विद क्लैरिटी आपके डिस्कस करे जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्यूशंस इसके पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।